हाय स्टूडेंट्स। तो सेकेंड लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बाद हम जिस टॉपिक के बारे में फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बात कर रहे थे कि किस तरह से प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स मूव करते हैं ग्रेविटी के कारण, उसके बारे में जानना चाहते थे। बट उससे पहले हमको सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन बोले तो कोई भी मोशन जो सर्कुलर पाथ पे चलता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में। क्या है फैक्ट्स और कैसे ये वर्क करता है, हम दोनों विजुअलाइज करेंगे। पहला कि एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ नीड्स अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दुनिया में कोई भी बॉडी हो जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, उसको एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स क्या करता है बताता हूं, जरा समझेंगे। मानो आप सीधा जा रहे हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे निकला और ऐसा एक तरफ जा रहा है। मेरे को इसको इस सर्कुलर पाथ में लेके जाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर की तरफ खींचूंगा, यानी ये इधर जा रहा है, मैं इधर खींचूंगा तो वो इधर मुड़ेगा, फिर इधर खींचूंगा तो ये इधर मुड़ेगा, फिर इधर खींचूंगा तो ये इधर मुड़ेगा। इसका मतलब देयर इज अ नीड ऑफ फोर्स जो कॉन्सिस्टेंटली इसकी डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में बदले, नहीं तो ये कभी सर्कुलर पाथ पे चलेगा ही नहीं। क्योंकि सर्कुलर पाथ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कि सर्कुलर पाथ पर कोई अगर घूम रहा है, यानी देखिए इधर, अगर ये इधर इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल बोले तो सर्किल के जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसको टच करते हुए आता है और उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसको मेरे को थोड़ा और टर्न करना है, तो क्या करना होगा, इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि इस वेलोसिटी को इधर मुड़ाना पड़ेगा। सो द फोर्स अप्लाइड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और थोड़ी देर बाद ये ऐसा होगा, फिर मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये सीधा नहीं जाकर फिर मुड़ेगा, और फिर ये जब इधर जाने के मूड में है तो मैं फिर इसको सेंटर की तरफ खींचूंगा, फिर इधर सेंटर की तरफ खींचूंगा, फिर इधर सेंटर की तरफ खींचूंगा, फिर जब इधर जा रहा है तो फिर सेंटर की तरफ खींचूंगा, और जब इधर मूव करने लगा अब तो फिर सेंटर की तरफ खींचूंगा, और जब इधर जाने लगा तो सेंटर की तरफ खींचूंगा। यानी एक फोर्स कॉन्सिस्टेंटली चाहिए जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार इक्वल इंटरवल पर क्या करे, सेंटर की तरफ फोकस करता रहे। इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और मेरे को डायरेक्शन इस तरफ मोड़नी है, तो मेरे को इस वेलोसिटी को इधर पुश करने के लिए इधर की फोर्स चाहिए, इधर की फोर्स चाहिए, तो इधर वाली इधर मुड़ जाएगी, फिर ये इधर ही स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, फिर मेरे को इधर टर्न करवाना है, तो आई हैव टू पुट अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सर्कुलर पाथ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक कांस्टेंट सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ध्यान देना, ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलेगी। इसीलिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला था। यानी वहां एक्सेलरेशन भी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक बार सेंटर में इस तरफ है, दूसरी बार इस तरफ है, तीसरी बार इस तरफ है। यानी सेंटर के तरफ होना, एक पॉइंट की तरफ होना एक्सेलरेशन, मतलब पूरे सर्कल पर एक्सेलरेशन भी हर जगह अलग है। यानी हमको कंटिन्यूअस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी की कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदलती रहे। तीसरा क्या है, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा सर्कुलर पाथ के, और ये फोर्स कोई भी दे सकता है। आप बोलोगे एग्जांपल बताओ, कोई भी दे सकता है, तो आप जब भी किसी सर्कुलर टर्निंग पर जाते हैं, चाहे टर्निंग इधर हो या फिर इधर हो, तो आपकी गाड़ी जब उस पाथ पर जा रही होती है तो गाड़ी अगर जमीन स्लिपरी हो तो आप कैसे गिरोगे, अगर सर्कल इधर है तो स्लिपरी हो तो आप सर्कल के बाहर फॉल करोगे। भाई आपको तो टेंजेंशियली आगे जाना चाहिए था, आप रुके क्यों, क्योंकि रोड कॉन्स्टेंटली आपको सेंटर की तरफ खींचने वाली क्या देता है, फ्रिक्शन देता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण बनती है। और इसलिए आपकी गाड़ी टर्निंग के वक्त सेंटर की तरफ थोड़ा झुक जाता है अगर रोड पर ग्रिप है तो, और रोड अगर स्लिपरी है तो ग्लाइड करके सेंटर के बाहर। इट हैपेंस, आपने कई बार ये देखा होगा होते हुए। तो भैया ये जो फोर्स हमेशा वो सेंटर की तरफ होगा,
और ये फोर्स कोई भी दे सकता है, कोई भी सोर्स, चार्ज की अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी दे सकता है। अगर ये फोर्स ना मिले तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था लास्ट टाइम, उसी पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो उस पॉइंट से लॉन्च होगा स्ट्रेट लाइन में, तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो कैसे ये प्लैनेटरी मोशन को कैसे इफेक्ट करता है, तो जरा अपने समझेंगे। मोशन मून का अगर हम देखें तो मून एक सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करता है अर्थ के अलोंग। मून क्या फॉलो करता है? सर्कुलर ऑर्बिट को। और हर जगह अगर मून यहां पर होगा तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा, मून अगर यहां पर होगा, इधर मूव कर रहा है तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स, मून अगर यहां पर होगा और इधर आ रहा है तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां से आएगा? मून के सेंटर और अर्थ के सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस एग्जिस्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच गिव्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो एकाएक अर्थ की ग्रेविटी ऑफ हो गई, तो मानो कि अर्थ की ग्रेविटी इस पोजीशन पर ऑफ हुई, तो यहां से आगे स्ट्रेट लाइन पाथ पर यह मून चलता जाएगा इनफाइनाइटली, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा प्लैनेट इसको फिर से ग्रेविटी देकर अपने आसपास टर्न कर सके। तो आप बोलोगे ओके 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 ओके, गॉट इट। इसका मतलब हम लोग इन दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर अब एकदम नॉर्मली सोच समझ के दे सकेंगे। क्या है? तो अर्थ अट्रैक्ट्स मून ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हां भाई हमको पता है। एंड डज मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ विथ ग्रेविटेशनल फोर्स? हां भाई हां। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो पूछा यह जा रहा है अगर हां तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती है मून की तरफ? मून ही क्यों अपना जगह बदले, अर्थ क्यों नहीं जगह बदले? यह सवाल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 में, लास्ट में भी नहीं, लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में। तो इसका आंसर सिंपली दोगे आप, क्या? कि यस। आप इसका सिंपल आंसर दोगे, यस। हां भाई, मून also attracts earth, full stop। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हां ये सत्य है, बट मूव क्यों नहीं करता? तो न्यूटन सेकेंड लॉ की लॉजिक देखो। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है भैया? F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इक्वल टू एम इंटू ए। तो मूवमेंट करने की एक्सटेंट यानी एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मून हो या अर्थ हो, दोनों पर फोर्स तो बराबर लग रहा है। जिसकी जितनी ज्यादा मास, डिनोमिनेटर उतनी बड़ी होगी, उतना ही कम एक्सेलरेशन। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितनी लार्जर आप बढ़ाते जाओ, न्यूमरेटर को फिक्स रखकर, नंबर छोटी होती जाती है। तो यहां हम लोग देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा बहुत कम आएगा इन द केस ऑफ अर्थ, नेग्लिजिबल के आसपास हो जाएगा। लेकिन वही मून बीइंग लाइटर, वेरी वेरी मच लाइट देन द अर्थ। अब ये मत बोलना कि पेन इतनी लाइट होगी, नहीं नहीं, मून अभी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो बहुत भारी होती है, बट अर्थ के कंपैरेटिवली उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो टू राइट इट प्रॉपर्ली हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के कारण, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हायर द मास lower will be the acceleration if
force is kept same. Force is kept same. Since Earth is very much heavier than Moon, it does not moves towards the moon. सिंपल, आप इसको सिंपली आंसर कर सकते हो. अब अगला सवाल देखिए. इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ बिकम्स जीरो, विल द मून स्टिल कीप मूविंग अराउंड द अर्थ? पहला और आखिरी बात, मून घूम ही क्यों रहा है बच्चे? जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो सारे सेलेस्टियल बॉडीज रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और जिसकी ग्रेविटेशन हायर थी वो दूसरे पर अट्रैक्शन लगाकर उसको एक रस्सी से बांधकर अपने आसपास घुमा रहा था. उसी तरह से जिस तरह से आप अगर एक मांस के ऊपर पत्थर बांध दें और उसको घुमाएं, ये दोनों हाथ से पकड़ा और घुमाना चालू किया, तो ऑब्जेक्ट जाना इधर चाहेगा, बट सिंस उसको आप इधर मोड़ना चाहते हो तो आपको खींचना पड़ेगा, सो इट विल मूव. फिर खींचना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टेंटली आपके अपने हाथों से खींचकर घुमाना पड़ेगा, तभी वो घूम सकता है. अगर किसी कारणवश ये रस्सी छूट जाए तो क्या होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर थी तो कैमरा की तरफ, अगर ये ऑब्जेक्ट थी तो इधर से इधर की तरफ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां थी तो यहां से यहां, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. तो सिंपल सी बात है, अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहां ग्रेविटी सप्लाई कर रहा है वो अगर हटा दिया जाए तो हां, उस पाथ पर टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन मोशन में ये ऑब्जेक्ट चली जाएगी. ये अभी भी अर्थ के आसपास तो कतई नहीं घूमेगी. तो सिंपल आंसर है. आंसर क्या होगा? नो. इफ ग्रेविटेशन force becomes zero, comma, the moon will not keep moving around the earth. It will move in a straight line path, tangential to the orbit with यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही रहेगी जो पहले थी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, पहले रहेगा, क्योंकि उसकी दिशा, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन बदलने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल था, दैट इज गॉन मिसिंग. तो वो उस टेंजेंशियल पर जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, अनटिल अनलेस कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स उसको पुश या पुल ना करे. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे कि भैया प्लैनेट्स क्यों मूव करते हैं सन के क्रॉस. तो कोई पूछे प्लैनेट क्यों मूव करते हैं सन के क्रॉस, तो टू बी लॉजिकल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज द रीजन. कोई भी कर्व पाथ, अगर कर्व ऐसे है और आपकी तरफ उसका कॉनकेव पोर्शन है, ऐसे मुड़ा हुआ पोर्शन है आपकी तरफ, ये वाला पोर्शन है आपकी तरफ, तो गारंटीड है आपने उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए सेंटर की तरफ खींचा होगा. तो अगर हम लोग देखें तो जो भी ये प्लैनेटरी मोशंस होते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. कौन है रिस्पॉन्सिबल? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन और प्लैनेट के बीच में. अब लेकिन एक कमाल की बात है कि since there are so many planets around sun,
तो प्लैनेट्स एक दूसरे की मोशन को भी इफेक्ट करते हैं, इसलिए जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर नहीं होता है, ये एलिप्टिकल होता है। आप बोलोगे ये एलिप्टिकल क्या है? तो एलिप्टिकल माने कि ये शेप होना, ये शेप होना माने कि ये परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, ये एक ओवल के शेप का होता है जिसमें 2 पॉइंट होता है, यहां एक फोकस, यहां एक फोकस, जिसमें दोनों में से किसी भी एक फोकस पर हमारा सन होता है और उस ऑर्बिट में घूमती है कौन? हम लोग की प्लैनेट। इसका भी रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, और ये ऑर्बिट का शेप ही वो कारण है कि आपके जो सीजन्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है हमेशा। कोई सीजन लॉन्गर चलता है, कोई शॉर्टर चलता है, क्योंकि सन की रेज कहीं पर ज्यादा देर के लिए अवेलेबल रहता है और वो ज्यादा नजदीक रहता है सन के ऑर्बिट पर, और कभी वो दूर रहता है। दैट्स द रीजन कि ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है। पहले हमको ये पढ़ना था केपलर्स लॉ, अब ये सिलेबस से इरेज कर दिया गया है, ये अब क्लास 11th में मूव कर गया है, तो वी विल रीड इट इन फर्दर क्लासेस। दूसरा, प्लैनेट्स भी सन को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल हर एक प्लैनेट सन को भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स से सन ने उसको अट्रैक्ट किया है, पर प्लैनेट्स फ्रैक्शंस, वेरी वेरी टाइनी मासेस हैं इन द कंपैरिजन टू सन। प्लैनेट हमारे लिए बहुत बड़े मासेस हैं, लेकिन सन के कंपैरिजन में ये एक बहुत छोटा छोटा मास है। इसीलिए इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के बाद भी जिसकी मास कम होगी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार दैट इज F इक्वल टू m into a. Let me change the color. F इक्वल टू m into a and a इक्वल टू F by m। यानी सन और प्लैनेट के बीच में अगर कंपेयर करें तो हमेशा प्लैनेट लाइटर होगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, इसलिए वो मूव करना चालू करेगा। वहीं सन उससे कई गुना, 100 टाइम, 1000 टाइम, 200 टाइम, इतने टाइम हैवियर है, कई 1000 टाइम्स हैवियर है। 2000 भी मैंने कम ही बोला है। सो दैट्स वाई वो अपनी जगह पर बैठा रहता है, वहीं पर आसपास कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स। तो ये था प्लैनेटरी मोशन का रीजन। क्लियर है? तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आप नोट डाउन करो, और अगले क्लास में अपने जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम लोग ये जानेंगे कि मून पर, दूसरे प्लैनेट पर क्या ये सेम होता है या फिर ये अर्थ पर होता है, और क्या इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है क्या? देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।